अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी नगर निगम पर धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि किसी तरीके का कोई भी हड़ताल का ऐलान नहीं किया गया है, जिसके चलते जो है दिन में और रात में सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात है। वहीं कुछ सफाई कर्मचारियों के साथ साथ नेतागण भी नगर निगम में धरने पर बैठे हैं। बीते दिनों अपर नगर आयुक्त नीतू जो है अपने क्षेत्र में भ्रमण पर निकली हुई थी। निकलने के साथ साथ ही नीतू पुनिया जो अपर नगर एक महिला है, उनके साथ जो है नगर निगम के कर्मचारियों ने देर शाम शराब के नशे में अभद्रता की। उन्होंने जो है काफ़ी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद अब ये मामला पूरी तरह तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पूर्व महामंत्री सफाई मजदूर संघ के सुनील टुंडा ने जो है एक शिकायती पत्र में ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अपनी मांग ये रखी है कि जिस तरह से सफाई कर्मचारी जो है धरने पर बैठे हैं, जबकि किसी तरीके की कोई भी हड़ताल का आंदोलन वो जो है ऐलान नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी जगह जगह पर सफाई तो चल रही है। तो जिसके चलते जो है अपर नगर आयुक्त नीतू पुनिया जो है भ्रमण पर निकली थी और स्थिति का जायजा ले रही थी। वहीं जो सफाई कर्मचारी थे वो शराब के नशे में थे। उन्होंने जैसे ही अपर नगर आयुक्त पहुंचने के साथ साथ ही उनका घेराव कर लिया। घेराव करने के साथ साथ ही उनका जो है काफ़ी विरोध किया। विरोध के दौरान सफाई कर्मचारियों ने जो है उनके साथ काफ़ी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिसकी जो है घोर निंदा महामंत्री सुनील टुंडा ने की है। उन्होंने जो है प्रशासन से ये कहा है कि इस पूरे मामले पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाइए, क्योंकि जिस तरह सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, अगर उनके हित की कोई बात होती तो सभी नेता उनके साथ रहेंगे, लेकिन अब अगर वो अपने स्वार्थ के लिए इस तरह धरने पर बैठेंगे तो ये घटना कहीं ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अपर नगर आयुक्त एक महिला है और महिला को जो है भारत में विशेष दर्जा दिया गया है। इस तरह की जो अमर्यादित भाषा उन्होंने प्रयोग किया है अपर नगर आयुक्त के लिए, तो उनके खिलाफ जितने भी सफाई कर्मचारी थे, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि अपर नगर आयुक्त किस तरह से घेराव कर लेते हैं। घेराव करने के साथ साथ ही उनका जो है विरोध करते हैं, उनके कार्य में बाधा डाली जाती है। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम न्यूज। कहा जाता है कि धर्म से बड़ा सेवा होता है, तो आज गुरु नानक सिंह सभा तांडा द्वारा आज प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग उन डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं जिनके बारे में वो सोच नहीं सकते, उन तक पहुंच नहीं सकते, जिनके नंबर लेने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगता है। तो जिस तरीके से आज गुरुद्वारा सिंह तांडा द्वारा आज जो आयोजन किया गया है, मंशा क्या है, हम इन्हीं के जानने का प्रयास करेंगे। ये बताएं कि आज ये प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टरों द्वारा जांच शिविर का आयोजन किया गया, क्या है मंशा आपकी? गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक जो शिक्षा हमें दी गई है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। मानवता की सेवा से संलग्न होकर जो हमें गुरु साहब ने शिक्षा दी है, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा टांडा, सिख संगत, सिख समुदाय एवं विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल मेदांता के द्वारा एक यहाँ पे शिविर लगाया गया है, जो स्वास्थ्य शिविर है, जिसमें जांचें और प्रिस्क्रिप्शन फ्री है। ये इसलिए लगाया गया है जो लोग मेदांता तक नहीं पहुंच पाते, उनको यहाँ पे निःशुल्क देखा जाएगा। मानवता की सेवा को मुख्य रखते हुए ये सेवा की गई है। तो मंशा साफ है कि जो प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो और बड़े डॉक्टर हो, जिनका नंबर लेने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगता हो, ऐसे डॉक्टर उन लोग उन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए जो वहां तक पहुंच नहीं सकते। नूर आलम, प्राइम न्यूज, अम्बेडकर नगर। पुलिस की एक दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़ हुई है। इस दौरान आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। आपको बता दें, हरदोई जनपद के साडी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 6 साल की मासूम पानी पीने के लिए गई थी। तभी वहां पर 35 वर्षीय एक कामांध युवक ने आकर उसको वहां पर पकड़ लिया और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जहां पर कुछ आरोपी और कुछ लोग और भी पहुंचे थे, जिन्होंने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया और मेडिकल के लिए लेकर के जा रही थी, तभी वह पुलिस को चकमा देकर टॉयलेट के बहाने वहां से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस की तलाश करती रही। इस दौरान आरोपी लगभग 2 से ढाई घंटे पुलिस की से दूर रहा। इस दौरान उसने अपने किसी सहयोगी से तमंचा और कारतूस भी प्राप्त कर लिए। जब पुलिस की उससे आमना सामना हुआ तो उसने पुलिस के ऊपर उन्हीं तमंचों और कारतूसों से फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षार्थ भी गोली चलाई, जिसके बाद उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने मौका मुआयना किया और उन्होंने एक बात और भी कही है कि जो पुलिसकर्मी जिन्होंने लापरवाही बरती है, जिनकी अभिरक्षा से वो आरोपी फरार हुआ था, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो कहीं न कहीं प्रदेश सरकार के निर्देश पर यह सख्त निर्देश भी दिया जा रहा है कि जो भी पुलिसकर्मी है इस तरीके की लापरवाही बरतते हैं, जिनके अभिरक्षा से कोई आरोपी या अभियुक्त फरार होता है, उन पर भी कार्रवाई करने के लिए सख्त बात कही गई है। अब देखने वाली बात होगी कब तक कार्रवाई होती। फिलहाल पुलिस ने जो दुष्कर्म के आरोपी के साथ एक बर्ताव किया है, एक अच्छा संदेश है कि ऐसे ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको कानून के शिकंजे में कसकर बड़ी सज़ा दिलवाई जानी चाहिए। फिलहाल जो पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई क्या होती है, ये भी समय के गर्त में है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ दीपक गुप्ता, प्राइम न्यूज़, हरदोई। सर्दी की परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, तो वहीं शव मिलने की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें पूरा मामला औरैया जनपद के बेला थाना क्षेत्र के मलहौसी गांव का है, जहां पर गांव में ही एक घर के बाहर युवक का शव पड़ा मिला। शव पड़ा होने की सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया, तो वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम भी तत्काल मौके पर पहुंची, घटना के संबंध में जानकारी की, तो वहीं युवक के परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने बताया परिजन जो तहरीर देंगे उसके अनुसार सुसंगत धारा में मामला पंजीकृत किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम ने यह भी बताया कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी कि युवक की मौत किस प्रकार से हुई है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। बांदा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने 24 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। ये पूरी घटना बांदा जनपद के मटौन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चमराहा गांव से सामने आया है, जहां एक महिला के दूसरे पति और सौतेले बेटे व भतीजों ने मिलकर उस महिला की मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद में सर काट करके उनकी हत्या कर दी थी और वहां से डेड बॉडी ला करके मटौन थाना क्षेत्र अंतर्गत चमराहा गांव में उस महिला की सरकटी लाश बीते 24 घंटे पहले पुलिस को सूचना मिली थी। हालांकि एसपी अंकुर अग्रवाल ने दिशा निर्देशन दिए और तत्काल 6 टीमों का गठन किया और 24 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया गया। आज दोपहर 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जानकारी दी कि जो ब्लाइंड मर्डर था, ये हत्या जो है 29 तारीख को की गई थी और 24 घंटे के अंदर ही इसका खुलासा कर दिया गया। इस खुलासे में मटौन थाना क्षेत्र के अलावा एसओजी प्रभारी और सर्विलांस की टीम लगाई गई थी। हालांकि जंगल में जैसे ही सरकटी लाश की जानकारी चमराहा गांव के लोगों को हुई तो गांव में हड़कंप मच गया था। इस 24 घंटे में जो खुलासा सामने आया उसमें एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि महिला सौतेले बेटों से अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रही थी। इसमें नाकाम होते हुए देखते हुए सौतेले बेटे और दूसरे पति और भतीजे ने सर काट कर उसकी हत्या कर दी, जिनमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मेडिकल कराकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज़, बांदा। जनपद बागपत में एक किशोर की हत्या का मामला सामने आया है। मामला भी आपको क्या बताया, मात्र 20 रुपये की उधारी के पीछे उस छात्र की जो है हत्या कर दी गई है। आपको बता दें दरअसल मामला क्या है। मामले की तह में जाएँ तो जनपद बागपत की बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में ग्राम राजपुर खामपुर है, वहाँ पर एक छात्र था जिसका नाम ऋतिक कश्यप बताया जा रहा है। उसके ही दोस्त ने अपने परिजनों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या मात्र इसलिए कर दी गई कि 20 रुपये की उधारी का तकादा उसने कर दिया था। आपको बता दें मृतक जो ऋतिक था उसके जो है अपने एक सहपाठी पर 20 रुपये उधार थे और रात्रि के समय, कल रात्रि के समय जैसे ही जो ऋतिक अपना सामान लेने के लिए बाजार में आया तो उसका उक्त सहपाठी मिल गया। उस सहपाठी से उसने 20 रुपये का तकाजा किया तो उसको तकाजा करना इतना आखिर गया कि अपने साथियों के साथ मिलकर उस छात्र की जो हत्या कर दी, 16 वर्षीय ऋतिक की हत्या कर दी है। आपको बता दें जनपद बागपत में एक जो मामला हुआ है, पूरे जनपद में हड़कंप से मचा हुआ है और ऋतिक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। सारे मामले जिस प्रकार से एक मात्र 20 रुपये के पीछे एक हत्या हुई है, 20 रुपये जो, और वो भी अपने सहपाठी की हत्या की गई है। एक तरह से पूरे जनपद बागपत में पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं सर्वव्यापी हर जगह ये चर्चा का विषय बना हुआ कि मात्र 20 रुपये की उधारी के पीछे उक्त छात्र की, जो किशोर की हत्या कर दी गई है। जिस प्रकार से मामला जो है हुआ है, जो राजपुर खामपुर गांव में जो हत्या हुई है, पूरे राजपुर खामपुर में एक कोहराम सा मचा है, एक हड़कंप सा मचा है। मात्र 20 रुपये के पीछे जिस प्रकार एक छात्र की हत्या की गई है, तमाम सवाल खड़ा करती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस सभ्यता में हम जी रहे हैं। इन तमाम जानकारी के साथ, तमाम सवालों के साथ कैमरामैन अमिपाल दामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़ बागपत। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार अभियान पे अभियान चलाती नजर आ रही है और इसी वजह से लोकसभा की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। आज इसी कड़ी में एक बैठक बुलाई गई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे है, यानी कि हजरतगंज स्थित प्रदेश मुख्यालय पे ये बैठक रखी गई है। बैठक में शामिल होने के लिए महिला विधायक, महिला मंत्री, महिला सांसद के साथ साथ महिला मोर्चा की पदाधिकारियों को बुलाया गया है। महिला को सशक्त करने के लिए जो उत्तर प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ की रणनीति है, उसके तहत ये बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि जो महिलाओं के लिए बिल पास हुआ था, उस बिल के रिगार्डिंग भी आज बैठक में वार्तालाप की गई और कहीं ना कहीं उस पर विचार भी किया गया। उन सभी महिला सांसदों से, महिला मंत्रियों से, महिला विधायकों से ये कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र में एक मजबूत स्थिति बनाएं। इससे एक तीर से दो निशाना भारतीय जनता पार्टी करते नजर आ रही है, जहां एक तरफ महिलाओं को सशक्त करने की रणनीति बना रही है, महिलाओं को जागरूक करने की रणनीति बना रही है, महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा करने की रणनीति बनाते नजर आ रही है। तो वहीं अगर महिला सशक्त होगी तो कहीं ना कहीं उसका वोट बैंक, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ते नजर आएगा और गांव-गांव तक जाकर महिलाओं से संबंधित जो अभियान चल रहे हैं वो सभी को बताने के लिए इस मीटिंग में बात की गई। इसके साथ ही साथ कई सारे बिंदुओं पे भी चर्चाएं की गई जो महिलाओं से संबंधित है। इसकी जिम्मेदारी महिला मोर्चा ने ले रखा है और महिला मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो महिलाओं पे हो रहे अपराधों पे विराम लगाने की तैयारी बनाए। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी और महिला अपराध से संबंधित सभी अधिकारियों को पेश करते थे। यहाँ तक कहा था कि हर जिले में एक महिला थाने के इंस्पेक्टर के साथ साथ एक और अतिरिक्त इंस्पेक्टर तैनात की जाएंगी जो महिलाओं की समस्या से रूबरू होंगी और उनकी समस्या से उनको निजात दिलाएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि आज की बैठक के बाद से और क्या क्या रणनीति बनती है भारतीय जनता पार्टी में। बैठक में शामिल होने के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी और कौशल किशोर के साथ साथ जितनी महिला सांसद, महिला विधायक और महिला मोर्चा के सदस्य पदाधिकारी थी वो उपस्थित रही। अब आगे की रणनीति क्या होती है ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन दीपक के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। झांसी में नेशनल हाईवे पर एक युवक का शव रक्त रंजित अवस्था में पड़ा मिला, जिसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बताया गया है कि झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिरगांव से पहाड़ी के बीच नेशनल हाईवे 27 पर एक युवक जिसका नाम अफसर अली पुत्र इमाम अली उम्र 30 वर्ष और चिरगांव का रहने वाला बताया गया है, उसका शव पड़ा मिला। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि देर शाम उसके मोबाइल पर एक फोन आया था, जिसके बाद वह घर से निकला हुआ था तथा चिरगांव के चंदन कॉलेज में वह एक गार्ड की नौकरी करता था तथा उसकी एक हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एसपी देहात गोपीनाथ सोनी ने पूरे मामले की बारीकी से जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। कैमरा पर्सन हर्ष शर्मा के साथ रवि परेहा, प्राइम न्यूज झांसी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जनपद सीतापुर दौरा है। बताया जा रहा है कि जो नैमिष धाम है, जो जिनका पुराणों में लेख भी आता है, क्योंकि पिछला जो योगी का कार्यकाल रहा उसमें 2.0 सरकार बनी तो उनके मन में मंशा हुई कि
नैमिष का भी भ्रमण किया जाए, जिसके तहत कल उनका जनपद सीता में प्रस्तावित दौरा है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि जो नैमिष में नया थाना है उसका लोकार्पण भी करेंगे और उसके पश्चात नैमिष जो ललिता देवी मंदिर है उसमें पूजन अर्चन करेंगे, चक्तीर्थ पे जाएंगे और उसके बाद अभी तक जो नैमिष में कार्य हुआ है उसको लेकर के निरीक्षण भवन में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीतापुर से प्राइम न्यूज़ के लिए दिलवादे सिंह की रिपोर्ट। देश भर में जहां एक तरफ 2 अक्टूबर को धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं, वहीं पीलीभीत में भी जिला प्रशासन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने के लिए धूमधाम से तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं अगर हम प्रशासनिक अमले की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाने के लिए तैयार है। जैसे कि शासन से दिशा निर्देश हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रोग्राम भी इसमें निर्धारित किए गए हैं। वहीं बच्चों के प्रोग्राम होंगे, स्कूल के प्रोग्राम होंगे, उसमें जिला के आला अधिकारी भी शामिल होंगे। चरखे से सूत काटने के कार्यक्रम को पीलीभीत मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी भी कई एक प्रोग्रामों में शामिल होकर लोगों को इस उत्सव के बारे में बताएंगे। वहीं आपको बता दें, गांधी जयंती जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं, वहां पर भी तैयारियां चल रही हैं। राजघाट जहां पर मेरे पीछे गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, वहां पर भी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर चाहे लाइट की व्यवस्था हो या फिर दूसरी और व्यवस्थाएं की जाती हों। साफ सफाई को भी लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। भाई अगर हम बात करें ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भी संभागीय अधिकारी और ट्रैफिक अधिकारियों को भी लगाया गया है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी शामिल ना हो। भाई आपको बता दें, इन सभी कार्यक्रमों में जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे ताकि जिले में धूमधाम के साथ गांधी जयंती का पर्व मनाया जा सके। प्राइम न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त एनआईए बेहद सक्रिय है और उसकी वजह ये बताई जा रही है 3 आतंकवादी, और इन तीनों आतंकवादियों का जो कनेक्शन है वो आईएसआईएस से बताया जा रहा है। इसी के चलते ही एनआईए इस वक्त किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और इन तीनों आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर पे बाहर से आने वाली गाड़ियां और दिल्ली के अंदर भी जो भी वाहन इस वक्त आ जा रही हैं उनकी पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है, और जहां भी एनआईए को ये शक है कि ये तीनों आतंकी छुपे हो सकते हैं, वहां पर इस वक्त एनआईए तलाश करने में जुटी हुई है, छापेमारी करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो तीनों आतंकी हैं इनके ऊपर 3-3 लाख रुपए का इनाम है, और साथ ही जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इन तीनों के नाम, एक का नाम है मोहम्मद शहनवाज आलम और दूसरा यहाँ पर रिजवान अब्दुल हाजी अली और तीसरा अब्दुल्ला फयाज शेख बताया जा रहा है, और इन तीनों के ही ऊपर 3-3 लाख रुपए का इनाम है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो छापेमारी है एनआईए ने गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा था, और इसी के चलते ही उत्तर प्रदेश और उसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड के 50 से ज़्यादा इलाकों पर छापेमारी की गई थी। और इन सभी जगहों पर, इन सभी राज्यों में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दूसरे राज्य हों, उस बाबत 50 से ज़्यादा ऐसी जगह थी जहाँ पर छापेमारी की गई थी। और ऐसे में एनआईए को ये इनपुट मिले हैं कि अब ये जो आतंकवादी हैं तीनों, जिनका कनेक्शन आईएसआईएस से बताया जा रहा है, ये दिल्ली के किसी कोने में छुपे हो सकते हैं, राजधानी के किसी कोने में छुपे हो सकते हैं। इसी के चलते ही एनआईए अब दिल्ली में चप्पे चप्पे पर छापेमारी करने में जुटी हुई है ताकि इन तीनों आतंकवादियों का सुराग लग सके और ये जल्द से जल्द गिरफ्त में आ सके, इससे पहले कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे। आपको बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि आतंकवादियों के ड्रग डीलर्स के साथ भी साठगांठ होने की बात सामने आ रही है। एनआईए को ये भी शक है कि ये जो तीनों आतंकवादी हैं जो कि इस वक्त फरार चल रहे हैं, जिन पर 3-3 लाख रुपए का इनाम है, इनके ड्रग डीलर के साथ भी कनेक्शन हो सकते हैं, और इसके चलते ये ड्रग सप्लाई चेन के भी मुख्य कड़ी हो सकते हैं। और यही कारण है कि एनआईए इनकी तलाश करने में जुटा हुआ है ताकि एक ड्रग डीलर को लेकर या ड्रग सप्लाई को लेकर, नशे की सप्लाई को लेकर जो चैन है उसको भी तोड़ा जा सके और इनको गिरफ्तार करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हासिल की जा सके। कैमरामैन किशन के साथ